दोस्तों, मर्द का कौन सा अंग औरतों को ज्यादा पसंद आता है? आखिर वह कौन सा अंग है जिसे औरत सबसे ज्यादा जरूरी समझती है? यह अंग औरतों को इतना पसंद है कि अगर मर्द इस अंग को औरतों के हाथ में दे दे तो वह उसे खुशी खुशी पकड़ लेती है। और जो औरतें मर्दों के इस अंग को नापसंद करती हैं, उन्हें नर्क में भी जगह नहीं मिलती। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि वह कौन सा अंग है और औरतें उस अंग को क्यों इतना पसंद करती हैं। आखिर क्यों औरतें इस अंग को हाथ में लेने के लिए बेताब रहती हैं? दोस्तों, मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा अंग औरतें ज्यादा पसंद करती हैं। दोस्तों, अधूरी जानकारी कई बार मौत का कारण भी बन जाती है, इसलिए वीडियो को बीच में न छोड़े। मित्रों, कंचनपुरी नगरी में एक राजा राज करता था जिसकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन राजा ने अपनी कुलदेवी से मन्नत मांगी कि उसके घर में एक बेटा हो जाए तो वह घर से बाहर देवी का एक बहुत सुंदर मंदिर बनवाएगा। दोस्तों, देवी की कृपा से राजा के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। राजा को अपार खुशी की अनुभूति हुई। राजा ने अपने वचन के अनुसार देवी का एक बहुत सुंदर मंदिर बनवाया, जो शहर से बाहर रास्ते के नजदीक था। हर आने जाने वाले को उस मंदिर में देवी के दर्शन करके ही जाना होता था। जो कोई जैसी मन्नत मांगता, उसकी वह इच्छा देवी की कृपा से पूरी हो जाती थी। धीरे धीरे राजा का बेटा बड़ा होता चला गया। मंत्री के बेटे से उसकी गहरी मित्रता थी। इधर राजा भी बूढ़े हो चुके थे। एक दिन मंत्री ने राजकुमार को यह खबर दी कि इस समय राजा साहब की तबीयत बहुत खराब है, आखिरी सांस भर रहे हैं, मरने से पहले एक बार आपको देखना चाहते हैं। राजकुमार यह खबर सुनकर तुरंत भागते भागते अपने पिता के पास गए। राजा ने अपने बेटे के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, यह वजीर साहब तुम्हारे पिता के समान है। तुम सदैव इनकी बात मानना, इनके द्वारा सुझाए गए रास्ते को पकड़कर ही चलना, कभी धोखा नहीं खाओगे। इतना कहकर राजा मर गया। राजा के मरने के बाद राजकुमार को नया राजा बना दिया गया। वह अपने मंत्री की सलाह के बिना कोई काम नहीं करता था। एक दिन मंत्री राजकुमार को महल के कमरे दिखा रहे थे। उन्होंने सारे कमरे खोल खोल कर दिखा दिया, परंतु एक कमरा खोलकर नहीं दिखाया। राजकुमार ने उस कमरे को भी खोलकर दिखाने के लिए कहा, लेकिन मंत्री ने वह कमरा दिखाने से मना कर दिया और बोले, राजकुमार, क्षमा करना, यह कमरा काफी दिनों से बंद पड़ा है। आपके पिता ने ही इसे खोलकर ना दिखाने का आदेश दिया था। वजीर के मना करने के बाद भी राजकुमार उस कमरे को खोलकर देखने पर अड़ा था। तब राजकुमार का मित्र और वजीर का बेटा कहता है, पिताजी, जब राजकुमार इतना कह रहे हैं तो इस कमरे को खोलकर दिखा क्यों नहीं देते? आखिर यह महल, कमरे, बाग, बगीचे, राजपाट सब राजकुमार का ही तो है। अब तो हमारे राजा यही है और इनका आदेश ही हमारे सिर माथे है। अपने बेटे के कहने पर मंत्री ने वह कमरा खोल दिया। राजकुमार मंत्री के बेटे के साथ उस कमरे में गया। कमरा बड़ा सुंदर था। उस कमरे में खासियत यह थी कि दीवारों पर तरह तरह की सुंदर राजकुमारियों की तस्वीरें लगी हुई थी। उनको देखते देखते एक तस्वीर पर राजकुमार की नजर टिक गई। उसने अपने मंत्री से पूछा कि सुंदर मोहिनी मूरत वाली यह कौन स्त्री है? मंत्री ने बताया कि यह सिंहल देश के राजा जयध्वज की कन्या है। इसका नाम है ब्रह्मावती है। इसके रूप रंग की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। इससे विवाह करने के लिए अनेकों राजकुमार गए पर कोई वापस लौटकर नहीं आया। राजकुमार कहने लगा, मंत्री जी, मैं भी आपसे एक प्रश्न करता हूँ कि मैं ब्याह करूंगा तो इसी राजकुमारी से, वरना जीवन भर कुंवारा बैठा रहूंगा।
राजकुमार के मित्र और वजीर के बेटे ने भी समर्थन किया। कहा, मित्र, यही राजकुमारी तुम्हारी पत्नी बनने के योग्य हैं। दोस्तों, नया नया खून था। किसी युद्ध से अभी तक सामना नहीं हुआ था, इसलिए उनका रक्त उबाल मार रहा था। उन्होंने बूढ़े मंत्री की एक भी बात नहीं सुनी। बूढ़ा वजीर उन्हें समझाता ही रह गया कि देखो, सिंहल देश पहुंचना कोई आसान काम नहीं है। 7 समुद्र को लांघकर ही वहां जाया जा सकता है, और यदि वहां किसी तरह से पहुंच भी गए तो राजकुमारी तक नहीं पहुंच पाओगे। ऐसे असंभव कार्यों को करना मूर्खता होगी। मंत्री के बार बार समझाने पर भी यह दोनों नहीं रुके। उसने वजीर के बेटे को अपने साथ लिया और रास्ते के लिए कुछ जरूरी सामानों को रखकर घोड़े पर सवार होकर दोनों चल दिए। चलते चलते पूरा दिन बीत गया। शाम हो गई तो उन्होंने एक बाग में अपने घोड़े को बांध दिया और वहीं खाया पिया और रात बिताने के लिए उसी बाग में ठहर गए। जब मध्य रात्रि का समय हुआ तो एक परियों का उड़न खटोला उसी बाग में आकर उतरा। परियों की रानी ने जब 2 युवकों को उस बाग में लेटे हुए देखा तो परियों की रानी राजकुमार पर मोहित हो गई। परियों ने उन दोनों को सोते हुए ही उठवा लिया। उन्होंने जब अपने आप को परियों से घिरा पाया तो वह डर गए। हाथ जोड़कर बोले, हे परियों, हमें यहाँ से जाने दीजिए। रानी परी कहने लगी, चले जाना, पर जाने से पहले तुम्हें हमसे विवाह करना होगा। राजकुमार कहने लगा, परियों की रानी, इस समय हम एक जरूरी उद्देश्य की पूर्ति हेतु घर से निकले हैं। यदि वह हमारा काम बन गया तो हम तुमसे विवाह जरूर करेंगे। वह पूछने लगी, क्या उद्देश्य है? राजकुमार ने जवाब दिया, हम सिंगल देश की राजकुमारी ब्रह्मावती को ब्याहने के लिए जा रहे हैं। इस समय में आपसे विवाह नहीं कर सकता। यदि हम अपने मकसद में कामयाब हो गए तो मैं आपको वचन देता हूं कि लौटते समय मैं आपसे विवाह जरूर करूंगा। तब पारियों की रानी बोली, है राजकुमार, सिंहल देश तक पहुंचना मनुष्य के बस की बात नहीं है। यह राजकुमारी ब्रह्मावती बिना दैवीय शक्ति के आपको प्राप्त नहीं हो सकती। यदि तुम मुझसे विवाह कर लो तो मैं आपको एक ऐसी चीज दूंगी जिसकी सहायता से तुम्हें राजकुमारी ब्रह्मावती भी आसानी से मिल जाएगी और तुम सिंहल देश तक पहुंचने में सफल होंगे। राजकुमार यह सुनकर बड़ा खुश हुआ और बोला, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुमसे विवाह जरूर करूंगा। इतना सुनकर परी ने अपना उड़न खटोला और एक अंगूठी उन्हें दे दी और कहा, देखो, इस उड़न खटोला की सहायता से तुम पल भर में सिंहल देश में पहुंच जाओगे। और इस अंगूठी में यह करामात है कि यह जब तक तुम्हारी उंगली में पड़ी रहेगी तब तक कोई विपत्ति तुम्हारे ऊपर नहीं आएगी, न किसी का टोना तुम पर असर करेगा। अंगूठी और उड़न खटोला देकर पारियां आकाश में उड़ गई। इधर राजकुमार और उसका मित्र उड़न खटोले पर बैठकर सिंहल देश को चले गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने दोनों चीजों को बांट लिया। अंगूठी को राजकुमार ने ले ली और उड़न खटोला वजीर के बेटे के पास रह गया। जब यह दोनों ब्रह्मावती के शहर में पहुंचे तो शहर का जो मुख्य दरवाजा था वहां उन्होंने देखा कि एक बुढ़िया का घर है। राजकुमार ने सोचा कि शहर में तो आ ही गए हैं, क्यों ना इस बूढ़ी माँ के पास पहुंचकर कुछ जलपान किया जाए और राजकुमारी के संबंध में कुछ बातचीत भी कर ली जाए। पर उसे यह नहीं मालूम था कि वह बुढ़िया जादूगरनी है। वह आए हुए अतिथि को जलपान कराकर और उस पर अपना जादू चलाकर उसे लूट लेती है। राजकुमारी से विवाह की आस लेकर जो भी राजकुमार वहां आता था वह बुढ़िया उस पर जादू चलाकर उसे लूटकर मक्खी मच्छर बनाकर दीवार पर चिपका देती थी। इसीलिए आज तक कोई राजकुमार ब्रह्मावती के पास तक नहीं पहुंच सका। सारे राजकुमार तो उस जादूगरनी बुढ़िया के यहाँ मक्खी मच्छर बनके चिपके हुए थे। उस बुढ़िया को देखकर वजीर के बेटे को कुछ संदेह हुआ। उसने राजकुमार से कहा, मित्र, तुम जाओ, तब तक जलपान करो, मैं यहाँ पर खड़ा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ।
राजकुमार जब उसके पास पहुंचा जलपान किया, तब उस बुढ़िया ने अपना जादू चलाया, पर उसके जादू ने राजकुमार पर असर नहीं किया, क्योंकि वह परी रानी की दी हुई अंगूठी पहने हुए था। बुढ़िया एकदम समझ गई कि जरूर इसके पास कोई जादू को काटने वाली चीज है। अब तो वह मीठी मीठी बातें करती हुई बोली, अरे बेटा, तू मुझे पहचान नहीं पाया? मैं तेरी बुआ हूँ, तुझे बचपन में देखा था, तब से लेकर अब तो काफी सयाना हो गया है। ऐसी मीठी मीठी बातें कहकर वह दुष्ट बुढ़िया उस राजकुमार के गले से लिपट गई और बातों ही बातों में उसने राजकुमार की उंगली से अंगूठी निकाल ली और उसे मक्खी बनाकर दीवार पर चिपका दिया। काफी देर के बाद भी जब राजकुमार नहीं लौटा तो मंत्री के बेटे को संदेह हुआ कि जरूर इस बुढ़िया ने उसे गायब कर दिया है। यदि मैं भी गया तो यह कहीं मुझे भी गायब न कर दे। यही सोचकर मंत्री का बेटा उड़न खटोला पर बैठकर वहां से लौटकर उसी परियों वाले बाग में आ पहुंचा और रात्रि में जब परी आई तो उन्हें सारी बात बताई कि सिन्हल देश में एक बुढ़िया ने राजकुमार को गायब कर दिया है। परी रानी ने जब यह सुना तो सारा रहस्य समझ गई। उसने बताया कि उस जादूगर बुढ़िया ने राजकुमार की अंगूठी चुरा ली है, इसलिए उसे अपने जादू से मक्खी बनाकर दीवार पर चिपका दिया है। अब तो एक ही उपाय है। समुद्र के बीच में एक छोटा सा द्वीप है जिसमें हजारों की संख्या में ताड़ के पेड़ हैं। वह ताड़ का बगीचा हिंसक पशु, शेर, चीता आदि से भरा पड़ा है। उसी वन में एक ताड़ के पेड़ पर एक पिंजरा टंगा हुआ है जिसमें एक चिड़िया बंद है। उसी चिड़िया के अंदर उस जादूगरनी के प्राण है। यदि तुम उसे मार डालो तो वह बुढ़िया अपने आप मर जाएगी। इस तरीके के बताए अनुसार वजीर का बेटा उड़न खटोला पर बैठकर उसी ताड़ के वन में पहुंच गया और उस पिंजरे को उतार लाया। पिंजरे में बैठी हुई चिड़िया की गर्दन उसने मरोड़ दी। जैसे ही चिड़िया की गर्दन मरोड़ा, उधर बुढ़िया भी अपने आप मर गई। अब तो वजीर का बेटा उस बुढ़िया के घर पहुंचा तो देखा बुढ़िया मरी पड़ी है। उसने तुरंत उसके हाथ से अंगूठी निकाल ली। राजकुमार ठीक होकर दीवार से छूटकर नीचे गिर पड़ा। उसने अब तक जिन राजकुमारों को मक्खी मच्छर बनाया था वह सब ठीक हो गए। उन सबने मंत्री के बेटे का आभार प्रकट किया कि तुमने आज हमें इस बुढ़िया के बंधन से आजाद कर दिया। अब हम अपने देश लौटकर अपने माता पिता, भाई बहन से मिल सकेंगे। झोपड़ी में मक्खी मच्छर बने हुए सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वह बार बार उन दोनों को धन्यवाद दे रहे थे। इसके बाद उन्होंने वहीं पर बारात सजाई और उन समस्त राजकुमारों को बाराती बनाया और बारात लेकर ब्रह्मावती के द्वार पर पहुंच गए। बड़ी धूमधाम से ब्रह्मावती के साथ विवाह हुआ और अपने देश को लौट आए। जब राजकुमार ब्रह्मावती को ब्याहने के लिए घर से निकला था तो उसने अपने नगर से बाहर देवी के मंदिर में यह मनौती मांगी थी कि यदि राजकुमारी ब्रह्मावती को ब्याहने में कामयाब हुआ तो मैं देवी के आगे अपनी बलि दूंगा। वचन के अनुसार राजकुमार अपनी पत्नी और मित्र को लेकर घर नहीं गया, बल्कि उसी मंदिर में पहुंचकर उसने अपनी पत्नी और मित्र को वहीं रोक दिया और अकेला ही मंदिर में प्रवेश कर गया। मंदिर में जाकर उसने तलवार से अपना सिर काटकर देवी को चढ़ा दिया। काफी देर के बाद भी जब वह मंदिर से लौटकर नहीं आया तो उसका मित्र वजीर का बेटा उसे देखने के लिए गया। वहां पहुंचकर मित्र का कटा हुआ सिर देखा तो वह घबरा उठा। उसने सोचा कि यह दुनिया बड़ी बुरी है, कोई यह तो समझेगा नहीं कि उसने अपना सिर स्वयं चढ़ाया है। सब यही कहेंगे कि राजकुमार की सुंदर स्त्री को देखकर वजीर के बेटे की नीयत खराब हो गई, इसलिए उसने अपने ही मित्र का कत्ल कर दिया। इससे तो अच्छा है कि यह कलंक लगने से पहले मैं भी अपना सर काट दूं। इतना कहकर वजीर के बेटे ने भी तलवार से अपना सर धड़ से अलग कर दिया। काफी देर के बाद जब मंत्री का बेटा भी लौटकर नहीं आया तो राजकुमारी ब्रह्मावती स्वयं उन्हें देखने के लिए गई। वहां का नजारा देखकर वह भी हैरान थी।
उसके पति और उसके मित्र के सर कटे पड़े थे। ब्रह्मावती सोचने लगी कि दुनिया वाले मुझे हत्यारिन समझेंगे, मुझ पर कलंक लगाएंगे कि जरूर इसका किसी पर पुरुष से संबंध होगा, इसीलिए इसने अपने पति और उसके दोस्त की हत्या कर दी। यह कलंक लगने से अच्छा है कि मैं भी मर जाऊं। इतना कहकर उसने तलवार से जैसे ही अपना शीश काटना चाहा, देवी तुरंत प्रकट हो गई और उसका हाथ पकड़कर कहा, पुत्री ठहरो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। वरदान मांगो, तुम जो मांगोगे वह हम तुम्हें दूंगी। राजकुमारी कहने लगी, हे माँ, मेरे पति और उसके दोस्त को जीवित कर दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। देवी ने कहा, पुत्री, मैं इन दोनों को अभी जीवित कर देती है, तुम इन दोनों के शीश उठाकर इनके धरों से मिलाकर रख दो। फिर ब्रह्मावती ने वैसा ही किया, लेकिन जल्दी जल्दी में उसने एक का सर दूसरे के धड़ पर मिला दिया। देवी ने उन दोनों को जीवित कर दिया। अब उसने देखा कि यह क्या हो गया। मेरे पति के शरीर पर मंत्री के बेटे का सर जुड़ गया, अब क्या करूंगी, किसे अपना पति स्वीकार करूं? ब्रह्मावती असमंजस में पड़ गई और कहने लगी कि माँ, मैं तो आज स्वयं ही धर्म संकट में फंस गई। एक के ऊपर मेरे पति का सिर लगा है और उसके मित्र का है, वह दोनों उस स्त्री के लिए झगड़ने लगे, कहते यह मेरी स्त्री है, दूसरा कहता यह मेरी स्त्री है। अब तो वे दोनों झगड़ते हुए फैसला कराने के लिए राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंचे। तो राजा विक्रमादित्य ने समझाया, देखो, नदियों में उत्तम गंगा है, पर्वतों में उत्तम सुमेरु पर्वत है, वृक्षों में कल्प वृक्ष है और अंगों में प्रमुख सिर है। एक हाथ न रहे तो भी मनुष्य जिंदा रह सकता है, दो हाथ न रहे तो भी जिंदा रह सकता है, दोनों पैर कट जाए तो भी जीवित रह सकता है, पर यदि सर न रहे तो शरीर प्राणहीन हो जाता है। इसीलिए जिस पर राजकुमारी के पति का सिर है वही उसका पति है, सिर के बिना कुछ नहीं है। अब तो ब्रह्मावती ने जिस पर अपने पति का सिर रखा था उसे ही अपना पति मान लिया और उसने जाकर रानी से अपना विवाह कर लिया। दोस्तों, इस प्रकार दोनों अपने नगर लौट आए। मित्रों, अब आप समझ ही गए होंगे कि पत्नी के लिए पति का कौन सा अंग जरूरी होता है। मित्रों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। मित्रों, वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।